तो हम यहाँ पे इसको और थोड़ा सा एलैबोरेट करते हैं मैनेजमेंट अकाउंटिंग को, क्योंकि अगर आपका सब्जेक्टिव पेपर है तो इसमें आपको मैटर काफ़ी लिखना होगा। और इसमें क्या इसमें अच्छा होता है लिखना कि हम कुछ राइटर्स के नाम लिखें। राइटर में जैसे मैंने यहाँ पे एक डेफिनेशन ली है रॉबर्ट एंड एंथनी की। ये क्या हमें बता रहे हैं, मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज कंसर्न विद अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन दैट इज यूजफुल टू मैनेजमेंट। ये बिल्कुल सिंपलेस्ट है और इनका नाम भी इजी है याद करने के लिए, रॉबर्ट एंथनी, जैसे आपने मूवी में भी सुना होगा अमर अकबर एंथनी, आई होप। तो रॉबर्ट नेम भी सिंपल है, एंथनी नेम भी सिंपल है, हम आराम से इसको याद रख सकते हैं। और एक यहाँ पे डेफिनेशन है बोस की, बोस से भी हम आराम से याद रख सकते हैं। और कुछ अगर इसमें जैसे प्रोफेशनल हमारे इंस्टीट्यूट्स होते हैं, जैसे ICAI का नाम है यहाँ पे, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया है, अमेरिकन अकाउंटिंग एसोसिएशन है, तो इनके डेफिनेशन भी हम कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया की डेफिनेशन लूँगी, जो कि हमारे मीन्स टॉप बिल्कुल जो अकाउंटिंग में हमारी ऑर्गेनाइजेशन कही जाती है, तो इनकी डेफिनेशन तो पढ़नी चाहिए। सच ऑफ इट्स टेक्निक्स एंड procedures by which accounting mainly seeks to aid the management collectively have come to be known as management accounting। देखिए ये जो इन्होंने लाइन लिखी है इसका सीधा सा मतलब केवल ये निकल रहा है कि हम अकाउंटिंग में उन टेक्निक्स को, उन विधियों को और उन प्रोसीजर्स का यूज करेंगे जो कि हमारी मैनेजमेंट को हेल्प करें डिसीजन लेने में। बस सारी जितनी भी डेफिनेशंस आएंगी उन सबका मीनिंग यही निकलना है कि हम उस अकाउंटिंग को लेंगे जो कि हमारी मैनेजमेंट को हेल्प करने वाली है, और ये जो अकाउंटिंग बनाई जाएगी ये बनाई जाएगी विद द हेल्प ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग एंड अदर अकाउंट्स। फाइनेंशियल और कॉस्ट अकाउंट मैं आपको यहाँ पर बार बार इसलिए कह रही हूँ क्योंकि यही हमारी मेन ब्रांचेस होते हैं अकाउंट्स की। अगर कोई कंपनी है जहाँ पर प्रोडक्शन नहीं होता तो उसको केवल फाइनेंशियल अकाउंट्स बनाने होते हैं, है ना। अगर कोई प्रोडक्शन कर रही है तो उसको कॉस्ट भी निकालनी है तो उसको कॉस्ट अकाउंटिंग भी वो करती है। और कुछ ऐसी होती हैं जो कि दोनों तरीके के काम करती हैं तो उन्हें फाइनेंशियल और कॉस्ट दोनों करनी होती हैं। अब फाइनेंशियल अकाउंटिंग में जो बेसिकली काम आता है वो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स का आता है। जो कॉस्ट अकाउंटिंग में काम आता है वो बेसिकली हमारे कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट्स, इसका मतलब कॉस्ट अकाउंटेंट्स का आता है। आपको शायद पता होगा, शायद क्या पता ही होगा, अब तो बहुत टाइम हो गया है कि ICWI का नाम भी चेंज हो गया है, जिसको कि हम ICMAI कहते हैं, जो कि मैंने यहाँ पे लिखा भी हुआ है। इसका मतलब क्या हो गया, इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया। ये CMA जो कि आपको एक प्रोफेशनल की तरह बनाते हैं। ज़्यादा आप अगर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप गूगल कर सकते हैं। तो अब हम मैनेजमेंट अकाउंटिंग में आ जाते हैं। अब इसका नेक्स्ट पॉइंट क्या हुआ, ये हेल्प करती है मैनेजमेंट को इंटरनल रिपोर्टिंग में। इंटरनल रिपोर्टिंग का मतलब क्या हो गया, जैसे मैनेजमेंट जो होती है उसका जो बेसिकली काम होता है वो इंटरनल रिपोर्टिंग करना होता है। इट मीन्स किसी भी यूनिट के, किसी भी बिजनेस में जहां वो काम कर रही होती है उसमें इनसाइड वो काम करती है, इंटरनल वो रिपोर्ट करती है। बाहर के लोगों से उसका कनेक्शन बाद में होता है या होता ही नहीं है, सबका नहीं होता है कनेक्शन। तो इसीलिए जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग है वो बेसिकली इंटरनल रिपोर्टिंग से मतलब करती है। जैसे कि हमारे पास फाइनेंस डिपार्टमेंट में अलग फाइनेंस मैनेजर होते हैं, मार्केटिंग में मार्केटिंग मैनेजर होते हैं, ऑपरेशंस के लिए ऑपरेशन मैनेजर होते हैं। तो ये जो जितने भी लोग होते हैं इन सबका काम इंटरनल रिपोर्टिंग करने का होता है, ठीक है। तो इट मीन्स मैनेजमेंट अकाउंटिंग हमें हेल्प कर रही है किसमें, इंटरनल रिपोर्टिंग में। दिस इज अगेन एन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन फॉर यू कि क्या ये एक्सटर्नल में जाएगी, ये इंटरनल में जाएगी, या कुछ और वो ऑप्शन दे सकते हैं, नोशनल में जाएगी या किसी में भी नहीं जाएगी या सब में जाएगी। तो इस तरीके से ये लोग क्वेश्चन को करते हैं। हमें तो केवल ये देखना होता है कि आंसर क्या है ना। तो मतलब अर्जुन का जो ध्यान है वो केवल मछली की आंख पे होना चाहिए। सो हेल्प्स मैनेजमेंट इन इंटरनल रिपोर्टिंग प्लस मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट। अब मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट तो आएगा ही आएगा, क्योंकि कोई भी बिजनेस शुरू किया जाता है वो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन उसका पहला मोटिव होता है। प्रॉफिट को हम ज़्यादा करना चाहते हैं। इसी में एक और कंसेप्ट आप आगे बढ़ेंगे जो कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट में बहुत इंपॉर्टेंट है कि प्रॉफिट से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है। आई होप मे भी कुछ लोगों को पता हो, जिसको हम कहते हैं वेल्थ मैक्सिमाइजेशन।
पढ़ा है आपने, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन जिसे हम कहते हैं। मतलब किसी भी कंपनी का जो मेन मोटिव है वो केवल प्रॉफिट ओरिएंटेड नहीं होना चाहिए, उसको वेल्थ अपनी बढ़ानी है। वेल्थ का मतलब ओवरऑल इंक्रीमेंट, जिसमें हम सारे स्टेक होल्डर्स को लेते हैं। अब यहाँ पे अगेन एक क्वेश्चन अराइज हो जाता है, मैंने यहाँ पे वर्ड यूज किया है स्टेक होल्डर्स, शेयर होल्डर यूज नहीं किया है। शेयर होल्डर तो केवल वो होते हैं हमारे जो कि शेयर्स को खरीदते हैं, लेकिन स्टेक होल्डर्स वो होते हैं जो कि डायरेक्टली और इनडायरेक्टली किसी भी कंपनी से रिलेटेड हो। फॉर एग्जाम्पल हमारे कस्टमर्स हो गए, हमारी गवर्नमेंट हो गई, हमारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हो गए, डेटर्स हो गए, क्रेडिटर्स हो गए, और शेयर होल्डर्स तो उसमें आएंगे ही आएंगे। ठीक है, तो ये होते हैं हमारे स्टेक होल्डर्स। और जब हम इन सबको ध्यान में रख के अपने आगे काम करते हैं तो उसको हम कहते हैं वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। वेल्थ मैक्सिमाइजेशन में कंपनी के जो शेयर की वैल्यू होती है वो मार्केट में बढ़ती है, जिससे कि कंपनी का ओवरऑल डेवलपमेंट होता है, और इस टर्म को हम कहते हैं वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। ये मैंने आपको यहाँ पर इसलिए बताया है क्योंकि ये भी एक एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है, ये भी हमें पता होना चाहिए। जैसे कि इस समय सबसे लाइव एग्जाम्पल आप जियो का ले लीजिए। जियो जो मुकेश अंबानी है, उन्होंने जब जियो को लॉन्च किया था तो उन्होंने एक तरह से एक नॉन प्रॉफिटेबल मोटिव से इन्होंने स्टार्ट किया, सबको फ्री में कनेक्शन दे दिए, और मतलब उन्होंने प्रॉफिट को अपना मेन मोटिव नहीं रखा। अब वो इसके लिए कुछ चार्जेस ले रहे हैं, डेफिनेटली कोई चैरिटी तो है नहीं। तो उन्होंने किस कंसेप्ट पे काम किया, उन्होंने वेल्थ मैक्सिमाइजेशन कंसेप्ट पे काम किया। और किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को अगर लॉन्ग रन में अपने आप को चलाना है तो उसको इसी कंसेप्ट पे ध्यान देना चाहिए, ना कि केवल अपने प्रॉफिट के ऊपर। ठीक है, प्रोडक्ट आप अच्छी दीजिए, सर्विस आप अच्छी दीजिए, अपने आप शेयर की वैल्यू मार्केट में ज़्यादा हो जाएगी तो कंपनी अपने आप रन करेगी। ठीक है, तो ये जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग है, क्योंकि ये मॉडर्न कंसेप्ट है और ये वेल्थ मैक्सिमाइजेशन भी मॉडर्न कंसेप्ट है, ये प्रॉपरली इसी एस्पेक्ट पे काम करनी चाहिए, तभी हम कहेंगे कि किसी भी कंपनी में जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग हो रही है, जो वहाँ की मैनेजमेंट है वो बहुत ही ज़्यादा एफिशिएंटली काम करती है। जैसे मुकेश अंबानी भी अपनी पूरी कंपनी को अकेले रन नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ही हैज़ नंबर ऑफ मैनेजर्स, नंबर ऑफ एडवाइजर्स, जिनकी हेल्प से वो आज एक बिजनेस टाइकून है, एशिया के रिचेस्ट पर्सन है। तो नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, ये शायद आपको समझ में आया होगा। यहीं पर आपके 2-3 क्वेश्चन निकल रहे हैं, ये 2-3 क्वेश्चंस निकलेंगे यहाँ पे। स्टेक होल्डर्स क्या होते हैं, शेयर होल्डर क्या होते हैं, इनके बीच में डिफरेंस क्या होता है, ये भी क्वेश्चन बनता है एग्जाम में। वेल्थ मैक्सिमाइजेशन क्या होती है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन क्या होती है, इनमें डिफरेंस क्या होता है। तो इसको आप दोबारा से सुन सकते हैं क्योंकि अगर याद नहीं हुआ हो, और वैसे तो समझ में आया होगा, लेकिन आप उसको रिप्ले करके देख लेना। अब मैंने यहाँ पे अब इसका जो नेक्स्ट पॉइंट मैंने इसमें लिखा है, मिनिमाइजेशन ऑफ लॉसेस। डेफिनेटली मिनिमाइजेशन ऑफ लॉसेस या मिनिमाइजेशन, ये यहाँ पे हम इस वर्ड को यूज कर सकते हैं, ऑप्टिमाइजेशन ऑफ कॉस्ट, ऑप्टिमाइजेशन, है ना। तो कंपनी का मोटिव क्या हुआ, मैनेजमेंट का मोटिव क्या हुआ, इंटरनल रिपोर्टिंग करना, एफिशिएंटली रिपोर्टिंग करना इंटरनली अच्छे से, ताकि रिजल्ट सही आए, डिसीजन सही लिए जाए। मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट करना, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन इसी का पार्ट हो जाएगा। आप ये भी लिख सकते हैं डेफिनेटली कि वेल्थ को मैक्सिमाइज करना, दिस इज नॉट नेसेसरी कि आप यहाँ पे मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट ही लिखें। ठीक है, जो मॉडर्न कंसेप्ट है वो यही कहता है। और लॉस को मिनिमाइज करना, प्रॉफिट के बारे में तो सोचना ही है, लेकिन लॉसेस को भी तो आप मिनिमाइज करने के बारे में सोचिए। लॉस कम होंगे तो प्रॉफिट अपने आप इंक्रीज हो जाएंगे। कॉस्ट को हम ऑप्टिमाइज करें या कॉस्ट को मिनिमाइज करें, अननेसेसरी कॉस्ट ना करें हम, जब हम अननेसेसरी कॉस्ट नहीं करते हैं उसको हम कहते हैं ऑप्टिमाइजेशन। ऑप्टिमाइजेशन का मतलब होता है प्रॉपर, ठीक है, ऑप्टिमम यूज, जो उसका बेस्ट यूज होता है, द राइट वर्ड अभी इसको हम कह सकते हैं द बेस्ट यूज। ठीक है, तो अपनी कॉस्ट हमें इस तरीके से इनकर करनी है कि बेस्ट में हो, कम भी नहीं होनी चाहिए, ज़्यादा भी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब तो हम अपने बिजनेस में लगातार यही कोशिश करते रहते हैं कि हम अपने वेल्थ को मैक्सिमाइज करते रहें और कॉस्ट को हम ऑप्टिमाइज करते रहें। अब आगे आ जाते हैं इसमें, मैं आपको बहुत बिल्कुल इजी वे में एक एक पॉइंट बता रही हूँ ताकि आपको ये याद ही हो जाए।
एक दो बार आप इसको सुनेंगे तो आपको याद हो जाएगा। एंड इंटरनल, दिस इज एन इंटरनल इंफॉर्मेशन सिस्टम, ये हम ऊपर भी देख चुके हैं। अगर इंटरनल रिपोर्टिंग है, अगर मैनेजमेंट की है, तो डेफिनेटली ये एक इंटरनल इंफॉर्मेशन सिस्टम है, क्योंकि जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो किसी भी बिजनेस की जो प्रोमाइसेस हैं, जो सराउंडिंग्स है, उसके अंदर चलती हैं। बाहर के लोगों को नहीं रिप्रेजेंट करे जाते हैं ये अकाउंट्स, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, ठीक है। मैनेजमेंट अकाउंटिंग जो होता है वो बाहर के लोगों के लिए नहीं होती है। जैसे कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग में जब आप बैलेंस शीट बनाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस बनाते हैं, तो वो बाहर के शेयर होल्डर्स होते हैं, बाहर के लोग होते हैं, उनके लिए रिप्रेजेंटेबल होती हैं। जैसे आपने न्यूज़पेपर्स में देखा होगा कि कंपनीज अपनी बैलेंस शीट दिखा रही हैं, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट दिखा रही हैं, लेकिन मैनेजमेंट अकाउंटिंग में जो भी आप अकाउंट्स बनाएंगे उनको हम बाहर के लोगों को नहीं दिखाते। क्यों? क्योंकि ये हमारा इंटरनल इंफॉर्मेशन सिस्टम होता है। ये क्या रिप्रेजेंट करता है? इट रिप्रेजेंट अ सर्विस फेस, नॉट सर्विस फ्रॉम आउटसाइड। ठीक है, आ गया ना समझ में? ये वो सर्विस, ये सर्विस इंटरनल इंफॉर्मेशन सर्विस सिस्टम है, बाहर के लोगों को ये कोई सर्विस प्रोवाइड नहीं करता। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट, इट्स यूज सोलली डिपेंड्स अपॉन द स्किल, जजमेंट एंड कॉमन सेंस ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटेंट और मैनेजमेंट प्रोफेशनल। देखिए, जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग होगी उसमें तो आपकी ट्रांजैक्शन हुई, परचेज हुई, सेल हुई, आपने उसको एज इट इज लिख दिया बाय फॉलोइंग द अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, है ना। अकाउंटिंग के जो भी हमारे सिद्धांत होते हैं, जो भी हमारी कंसेप्ट होती है, कन्वेंशन होती है, उनके अकॉर्डिंग हम लिखते चले जाते हैं। उसमें हमें अपना विवेक, अपनी बुद्धि लगाने की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन जब आप मैनेजमेंट अकाउंटिंग कर रहे हैं तो उसमें डिसीजन लेने हैं, ठीक है। बैलेंस शीट में आपको ये नहीं पता लगेगा डिसीजन क्या लेना है। बैलेंस शीट केवल ये बताएगी इतने एसेट्स हैं, इतने लाइबिलिटीज हैं। अब उनका रिजल्ट क्या निकल रहा है ये कैसे पता चलेगा? उनका रिजल्ट निकालने का जो काम करती है वो हमारी मैनेजमेंट अकाउंटिंग करती है।